Hello, all my dear chartered accountant student. I hope you are preparing well for your exams. Yes, I am Professor Jigar Joshi. Would like to welcome you all on behalf of JK Shah classes. Today we are here to discuss revision test paper for May 2024 attempt people, which is recently issued by the Institute of Chartered Accountant of India. ये मेरी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट होगी पीपल कि जब आप फाइनल एग्जाम्स लिखो उसके पहले जो इंस्टीट्यूट ने आरटीपीज हर एक सब्जेक्ट में दी है उसको एक बार जरूर गो थ्रू करके जाइए, बिकॉज ये देखा गया है कि जितने भी आरटीपीज क्वेश्चन होते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस के डेफिनेटली चांसेस होते हैं आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाने के। तो उसी के साथ हम शुरुआत करेंगे आरटीपी को सॉल्व करना। हम यहां पर पेपर नंबर 6 पार्ट बी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की आरटीपी डिस्कस करेंगे। नाउ हम सबको पता है कि हमारी आरटीपीज में दो पार्ट होता है, एक जहां पर हमें केस स्टडी दी होती है, उसके बेसिस पर हमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होते हैं, और ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सिंगल क्वेश्चन में ही केस स्टडी बेस्ड होता है। फिर पार्ट बी आता है हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर हर एक चैप्टर से हमें कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके हमें आंसर देना है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज की। इसके लिए हमें रीड क्या करनी पड़ेगी? केस स्टडी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले इन्होंने यहां पर हमारे पास एक केस स्टडी दी हुई है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य, a rising star in India's dynamic healthcare sector, stand out as a primary example or the prime example of smart strategic management। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डायनामिक है इन हेल्थ केयर सेक्टर, और ये लोगों ने एसएम को बहुत सीरियसली गो थ्रू किया हुआ है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऑफ एसएम को उन्होंने अपने बिजनेस में एक्चुअली इंक्लूड किया है। आगे, एट स्वास्थ्य द कंपास गाइडिंग देयर एंडेवियर इज अ कंपेलिंग थॉट to emerge as finest healthcare provider renowned for delivering accessible top notch healthcare services। यानी कि इनका जो मेन इंटेंशन है वो तो हमें समझ में आ रहा है कि इनके बिजनेस में बहुत प्राइम तरीके से इनका विजन मिशन एक ही है कि हमें हमारे बिजनेस में जितना हो सके उतना बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर भी बनना है। साथ साथ में हम ये चीज का ध्यान रखेंगे कि हम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी गुडविल भी एनहांस कर सके। फर्दर, दिस overarching goal is not an isolated vision but thread woven into a very fabric of the organization, delivering every facet of their operations। अगर हम देखें तो सिर्फ इनको एक अपना ये गोल अल्टीमेट नहीं मानते कि हम सिर्फ बेस्ट तरीके से मार्केट में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। इनके पास बहुत सारे विजन्स है और बहुत सारे गोल्स है जो ये अपने बिजनेस में अटेंड और अचीव करना चाहते हैं। फर्दर, the people of organization plays a pivotal role in this journey. They are entrusted with translating their vision into tangible outcome at grassroots level। अभी देखिए इन्होंने आगे चलकर हमको ये भी बताया कि इनके जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत क्लैरिटी है कि उनका जो विजन है उसको वो ग्रास रूट लेवल से अटेंड करना शुरू करना चाहते हैं। यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा है कि विजन को हम एक्चुअली फंक्शंस में कैसे कन्वर्ट करें, जिससे कि ईच एंड एवरी फंक्शन जब हम शुरू करेंगे, ईच एंड एवरी फंक्शन एक्टिविटीज हम कंडक्ट करेंगे तो हम हमारे अल्टीमेट विजन तक बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। मींस हमने जो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, आपको याद होगा कि भाई मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसकी जिम्मेदारी होती है कि दे ट्रांसलेट द विजन स्टेटमेंट इनटू अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज। याद आया आपको? यस सर। चलिए, ensuring that local operations are aligned with the grand aspiration of becoming healthcare लीडर। यानी कि हमारे छोटे छोटे बिजनेस ऑपरेशंस जो है वो अल्टीमेटली हमें हमारे विजन की तरफ आगे लेकर चलेंगे। आगे, स्वास्थ्य वर्क्स मेटिकुलसली टुवर्ड्स ऑप्टिमाइजिंग ईच लिंक ऑफ द पेशेंट एक्सपीरियंस, फ्रॉम स्ट्रीमलाइनिंग द अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग टू एक्सपीडिएटिंग टेस्ट रिजल्ट डिलीवरी। यानी कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने से लेकर आपका किस तरीके का प्रोसेस चल रहा है, ये सारी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन भी की है। और प्लस जो ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स या बाकी सारे मेडिकल रिपोर्ट्स होते हैं उसमें भी उन्होंने ध्यान रखा है कि वो जल्द से जल्द पेशेंट के पास और डॉक्टर के पास, ट्रीटिंग डॉक्टर के पास पहुंच सके। फर्दर, every facet of the healthcare journey is scrutinized, everything they verified appropriately before they go for a next thing। Further, स्वास्थ्य strategy is not merely about being a player in the market but about strategically position themselves as leader। यानी कि ये चाहते हैं
कि ये अपने बिजनेस में बहुत अच्छी तरीके से एज अ लीडर रोल प्ले कर सके. फर्दर दे प्रोएक्टिवली recognize the constant innovation that could disrupt their area of expertise. अभी इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कहीं पर भी थोड़ा सा भी आलसीपना दिखाएंगे, कहीं पर अगर हम हमारे अपने आप को मार्केट के जो चेंजिंग कंडीशंस है उसके साथ अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा हमारे कॉम्पिटिटर्स इजीली ले पाएंगे. तो ये भी अपने आप को हमेशा अलर्ट पोजीशन पर रखना ज्यादा प्रिफर्ड कर रहे हैं. आगे, to counter this, they introduce value-added offerings such as telemedicine and wellness programs. यानी कि इन्होंने इनिशिएटिव लेते हुए बाकी सबसे पहले ही टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस प्रोग्राम्स को अपने बिजनेस का एक हिस्सा बना लिया हुआ है. मीन्स वेरी सिंपल कि भाई बिजनेस में ये कांस्टेंट इनोवेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं. मार्केट की नेक्स्ट असेंशियल नीड को ये पहले से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं. आगे, this addition not only people mitigate the risk but also fortifies their long-term viability. Further, beyond competition, ensuring the quality and safety of the patient care is a paramount at स्वास्थ्य. जैसे मैंने आपको बताया कि इनका सिर्फ एक इंटेंशन नहीं है कि बस ये लीडिंग इंस्टीट्यूट बनना चाहते हैं या फिर बस ये बहुत बड़ी गुडविल कैरी करना चाहते हैं. यहाँ पर वो हर एक एरिया को कवर करना चाहते हैं जिससे कि ओवरऑल स्वास्थ्य हेल्थ केयर जो है वो अपनी गुडविल, अपनी वैल्यू मार्केट में प्रेजेंट कर सके अच्छे से. आगे, stringent hygiene protocols, equipment maintenance regimens and adherence to healthcare regulations form the cornerstone of their business. मेंटेनेंस सिस्टम बहुत सुपर्ब है. इक्विपमेंट्स एंड सारी चीजें अच्छे से मेंटेन करते हैं. रूल्स रेगुलेशंस जितने भी है मेडिकल एसोसिएशंस के उसको वो अप्रोप्रिएटली फॉलो करना प्रिफर्ड कर रहे हैं. इन पैरेलल the organization meticulously undertake regular assessment at a central element of its decision making apparatus. ये बिलीव कर रहे हैं कि हमें जितने भी डिसीजंस लेने हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के साथ मिलकर अप्रोप्रिएटली डिस्कशन होने के बाद बिजनेस में एनेक्ट किए जाए. फर्दर, दिस फॉरवर्ड लुकिंग एक्सरसाइज encompasses identifying and assessing potential risks such as the regulatory changes, medical malpractices vulnerabilities or shift in market dynamics, all of which could have a far reaching consequences for their long term objective. और ये जो सेंट्रल के साथ इनका डिस्कशन है वो डिस्कशन में मेन चीज क्या है, तो हम सारे के सारे जो पोटेंशियल रिस्क है, जो फ्यूचर के रिस्क है, जो मेरे बिजनेस को या मेरे गोल्स को, मेरे विजन को अफेक्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर उनकी कांस्टेंट डिस्कशन भी होती है और नजर भी होती है. साथ में इन्होंने बोला हुआ है कि मेडिकल की माल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए और मार्केट डायनामिक्स के शिफ्टिंग को देखते हुए भी ये हमेशा अपने आप को अलर्ट पोजीशन पर रखना प्रिफर कर रहे हैं, हमेशा डायनामिक अप्रोच अपनाना प्रिफर कर रहे हैं. आगे, the implementation at the Swasthya strategy is steered by मैकेंसी 7S मॉडल. अभी यहां पर हम पहुंच गए चैप्टर नंबर 5 में. मैकेंसी के 7S हमने पढ़े थे जहां पर कुछ हार्ड एलिमेंट्स थे, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स थे. याद है आप लोगों को? यस सर. ओके. which ensures the harmonious alignment of 7 critical element. अब यहां पर आपके 7 critical element भी आ गए. strategy, structure, system, shared values, skills, style and staff. Remember this? Yes sir. ये 7 elements थे, हम लोगों को बहुत अच्छे से याद है, हमने अच्छे से पढ़ा है. Correct. आगे, it emphasized that the success of a long-term objective is contingent on the synchronization of these 7 elements, reinforcing the idea that the strategic management is not the compartmentalized process but comprehensive एक्टिविटी. ऐसा नहीं है कि जहां पर हमने हर डिपार्टमेंट को काम दे दिया तो हो गया. नहीं, ये एक सेंट्रलाइज्ड एक्टिविटी है जहां पर एक अप्रोप्रिएट सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी भी होनी चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट का एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. सिर्फ डिपार्टमेंट में काम डिस्ट्रीब्यूशन करना ऐसा हो सकता नहीं है. करेक्ट? यस. स्वास्थ्य स्ट्रेटेजिक जर्नी थ्रू इंडियाज हेल्थ केयर लैंडस्केप इज टेस्टामेंट टू द सीमलेस integration of core management concepts, guiding its action and strategies while keeping the vision and intent at the core. तो इनका विजन और जो इंटेंट यानी कि जिसको हम 4 हिस्सों में डिस्कस करते हैं, विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये इनका कोर वैल्यूज है जिसके साथ वो कहीं पर भी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते.
अल्टीमेटली उनको अपना विजन अटेंड करना है। पूरी केस स्टडी में मोटा मोटा हमें समझ में आ गया कि एक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन बहुत सारे तरीके से अपनी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हुए, मैकेंजी के 7S को फॉलो करते हुए वो अपने विजन और मिशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्लियर? यस। अब हम देखेंगे इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आर यू रेडी फॉर द सेम? यस सर। चलिए, सो क्वेश्चन इज लाइक पीपल, द नंबर 1, हाउ डज स्वास्थ्य अप्रोच टू प्रीमाइस कंट्रोल। हम सबको पता है प्रीमाइस कंट्रोल क्या होता है सर। जब हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ बेसिक अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पर हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है ना, तब सिनेरियो काफी हद तक चेंज हो जाता है। यानी कि जो बेसिक अजम्पशंस के ऊपर हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो इंप्लीमेंटेशन के टाइम पर भी एज इट इज है कि नहीं है, उसको चेक करना, इट्स कॉल्ड एज अ प्रीमाइस कंट्रोल। क्लियर? यस सर। आगे, हाउ डज द स्वास्थ्य अप्रोच to premise control, including the stringent hygiene protocol, equipment maintenance, contribute to their long term objectives? Which concept does it align with? तो भाई हमने केस स्टडी में यहां पर ही हमने पढ़ा था कि यही इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा था कि रिपेयर मेंटेनेंस और सारी चीजें जो होनी चाहिए वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, देयर बिजनेस इज पैरेलल। यहां पर हमने देखा था कि मेटिकुलसली अंडरटेकन द रेगुलर असेसमेंट ऑफ अ सेंट्रल एलिमेंट वाला पार्ट। करेक्ट? यस। चलिए, अब इन्होंने कुछ ऑप्शंस दिए हुए। सर, इट रिड्यूस द इमीडिएट कॉस्ट, नहीं, ये तो यहां पर से ही हमारे लिए कैंसिल हो जाता है। सेकंड, इट सेफगार्ड द क्वालिटी एंड अलाइन द स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट। यस, ये बेस्ट था कि हम कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली हमारे क्वालिटी को इंप्रूव भी कर रहे थे, और साथ साथ में कहीं पर अगर हमें रिस्क फैक्टर मिल रहा है तो उसको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, उसको हम असेस भी कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट? बी। अब आगे के आंसर्स चेक करने का लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारे दिमाग में करेक्ट आंसर मिल गया कि भैया उन्होंने ये चीज क्यों की थी, हाइजीन प्रोटोकॉल्स क्यों फॉलो किए थे, तो जस्ट टू सेफगार्ड द क्वालिटी एंड टू मेक श्योर दैट कि वो स्ट्रेटेजिक रिस्क को पहले से असेस कर सके सही तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाउ डज स्वास्थ्य काउंटर द रिस्क व्हिच इज पॉज्ड बाय द कांस्टेंट इनोवेशन एंड डिसरप्शन इन द एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। अभी हमने देखा था कि जिस तरीके से स्वास्थ्य को पहले से पता था कि इस एरिया में बहुत सारे इनोवेशंस कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं और 110% वो मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर सकता है, तो इसको मिनिमाइज कैसे करें। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए स्वास्थ्य ने क्या किया था? टेलीमेडिसिन स्टार्ट किया था, याद है आप लोगों को? यस सर। तो देखो, बाय एग्रेसिवली एक्वायरिंग द इनोवेटिव स्टार्टअप्स, नहीं, ये तो उन्होंने नहीं किया हुआ है। सेकेंड, बाय इंट्रोड्यूसिंग द वैल्यू एडेड सर्विसेज लाइक टेलीमेडिसिन एंड वेलनेस प्रोग्राम्स। करेक्ट? यस सर। डाउनसाइजिंग नहीं था और फोकसिंग भी नहीं था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। Why is the McKinsey 7S मॉडल सिग्निफिकेंट इन स्वास्थ्य स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच? तो भाई उन्होंने तो पहले से ही डिसाइड करके रखा था कि हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन के साथ वो अपने विजन और मिशन को अटेंड करेंगे। चलिए ठीक है, यहां तक तो हमें समझ में आया। आगे, एंड विच एलिमेंट ऑफ द मॉडल एंश्योर द होलिस्टिक अलाइनमेंट विद देयर स्ट्रेटेजी। अभी देखो, क्वेश्चन 2 है यहां पर, लेकिन इनका जो सेकंड क्वेश्चन है ना, उसी के बेसिस पर उन्होंने हमें मल्टीपल चॉइस के ऑप्शंस दिए हुए। दैट इज विच एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल्स। कितने एलिमेंट्स थे सर? 7 एलिमेंट्स थे। कौन से थे सर? स्ट्रेटेजी था, स्ट्रक्चर था, स्टाफ था, शेयर्ड वैल्यूज थे, स्किल्स, स्टाइल था। रिमेंबर? यस सर। देखिए, सो इट फैसिलिटेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, नहीं सर। इट एम्फसाइज कंपार्टमेंटलाइजेशन अप्रोच, नो। इट एंश्योर द कॉम्प्रिहेंसिव अलाइनमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, सिस्टम, शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ। दिस आर द 7S एलिमेंट्स। क्लियर हुआ पीपल आपको? यस सर। चलिए, फिर आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? व्हाई इज द फोकस ऑन लोकल ऑपरेशंस एसेंशियल फॉर स्वास्थ्य इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट्स टू देयर ओवरऑल स्ट्रेटेजी। अरे सर, जब आपने डिस्कशन किया था तभी से हमारे दिमाग में है कि भाई इनका इंटेंशन ये था कि इनके जो शॉर्ट टर्म गोल्स है, जिसकी वजह से उनके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऑटोमेटिकली अचीव्ड होने चाहिए। तो पहला उन्होंने ऑप्शन क्या दिया? इट रिड्यूस द स्ट्रेटेजिक रिस्क बाय मिनिमाइजिंग द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्क असेसमेंट, नहीं भैया। इट अलाइन विद देयर कमिटमेंट टू इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी की तो दूर दूर तक बात नहीं की है। इन्होंने लिखा इट ट्रांसलेट द ऑर्गेनाइजेशंस विजन इनटू टेंजिबल आउटकम एंड अलाइन देयर पीपल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। आंसर इज यस, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है डाइवर्सिफाइज दैट पोर्टफोलियो, तो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, तो आंसर वुड बी सी। क्लियर हुआ आपको? यस सर। चलिए, लास्ट वन बात करते हैं
एमसीक्यूज, क्योंकि 5 एमसीक्यूज आपको केस स्टडी बेस आएंगे और फिर 5 एमसीक्यूज आते हैं पीपल जिसमें इंडिविजुअल क्वेश्चन में ही सेपरेट केस स्टडीज होती है। क्लियर? चलिए, द केस टॉक्स अबाउट द स्क्रूटिनी ऑफ एवरी फैसेट ऑफ देयर हेल्थ केयर जर्नी एंड ऑल्सो एम्फसाइज द फैक्ट दैट द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ पाइवटल रोल इन दिस जर्नी बेस्ड ऑन योर रीडिंग। देखिए अब यहां पर आपका जजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है पीपल। उन्होंने फंक्शनल एरियाज की बात ही नहीं की थी, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस की। उन्होंने टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात नहीं की थी। उन्होंने बोला कि देयर इज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट जिनका मेन काम क्या होगा कि हम हमारे विजन और मिशन एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सही तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन करते हुए अटेंड कर सके। समझा आपको? यस सर। देखिए, which level of management has a most crucial part to play here to ensure the sense of customer first is imbibed in the organization? देखते ऑप्शन क्या है सर। टॉप मैनेजमेंट विच सेट्स द टोन एंड द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं भैया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट दैट इज डिविजनल मैनेजर हु हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसलेटिंग द स्ट्रेटेजी इनटू रियल टाइम ऑब्जेक्टिव, क्योंकि पूरे के पूरे केस स्टडीज में हमने टॉप मैनेजमेंट के बारे में कहीं पर कुछ सुना ही नहीं। उनके विजन्स और मिशंस को अटेंड करने के लिए भैया पूरा का पूरा स्वास्थ्य का जो मैनेजमेंट टीम है वो लगी हुई है। तो वो कौन सी मैनेजमेंट टीम होगी? तो आंसर इज ऑब्वियसली सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट। यहां तक आप सब लोगों के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है पीपल? ये हमने कर लिया। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व? सर ये हमने केस स्टडी पढ़ी, केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे के सारे हमने सॉल्व किए। अब हम देखेंगे पीपल इंडिविजुअल जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको। चले, लेट्स स्टार्ट। एबीसी फाउंडेशन envisaged a world where every individual, regardless of the background, has access to the quality education, eradicating the illiteracy globally। तो इनका एकदम इंटेंशन मस्त है कि भैया ये क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड में से इलिटरेसी खत्म कर देना चाहते हैं। बहुत अच्छे। एबीसी फाउंडेशन is committed to establish 1,000 learning centers with the target to reach 1 million learners in the next 5 years। लॉन्ग टर्म है? यस सर। ओके, क्या अटेंड करना है वो समझ में आ गया? यस सर। देयर कोर वैल्यूज एम्फसाइज इक्वालिटी, एम्पावरमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग। अच्छी बात है, वैल्यूज भी उन्होंने बता दी हमें। व्हाट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल पर्पस? फंडामेंटल पर्पस मतलब क्या भाई? वेयर वुड यू लाइक टू रीच, समझ में आया? प्लस वो कैसा होना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म होना चाहिए। तो इनका फंडामेंटल रीच जो है या फंडामेंटल पर्पस जो है, वेयर दे एक्जैक्टली वांट टू रीच इज वेरी क्लियर कि आने वाले 5 साल में 1000 से ज्यादा लर्निंग सेंटर स्टार्ट करके 1 मिलियन लोगों को हम लिटरेट करना चाहते हैं। चलिए आगे उन्होंने बोला हुआ है एस्पिरेशन ऑफ एबीसी फाउंडेशन। सो व्हाट रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल पर्पस एंड लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन ऑफ एबीसी फाउंडेशन? द आंसर इज पीपल, आंख बंद करके हम लिख सकते हैं, वो है विजन। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, ये बात है कि कोर वैल्यूज की अगर बात की होती तो फिर वो वैल्यूज होती, लेकिन इन्होंने हमको क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल पर्पस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुआ? यस, एंड दैट टू विद लॉन्ग टर्म एस्पिरेशन। चलिए आता है नंबर 3 पर। कनिका, known as a Desi Taylor Swift, launched a lipstick brand Color amongst intense global and domestic competition। अब हम सबको पता है कि भैया ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन तो है, लोकल मार्केट में भी कंपटीशन है। वहां पर कनिका जी ने अपना खुद का भैया एक लिपस्टिक ब्रांड कलर करके लॉन्च किया। ओके ठीक है। डिस्पाइट अ लैक ऑफ ग्राउंड वर्क, हर substantial 45 million social media followings gained significant attention। तो एक तो चीज है भैया कि मार्केट में इनके पास 45 मिलियंस क्या थे, सब्सक्राइबर थे इनके सोशल मीडिया पर, जिसकी बदौलत से इनको एक बहुत ईज एंट्री मिल पाएगी। समझ में आया? यस सर। विच एस्पेक्ट्स ऑफ माइकल पोर्टर्स फोर्स मल्टीप्लायर इज वर्किंग इन फेवर ऑफ कलर? तो भैया मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। एक नया पर्सन मार्केट में एंटर कर रहा है, 45 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के नाते इनको मार्केट में पॉपुलैरिटी गेन करना बहुत आसान हो जाएगा। यस सर। तो ये एक बाकी सभी ब्रांड्स के लिए कौन सी चीज है? सर बाकी सभी ब्रांड्स के लिए इट्स प्योरली थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट। समझ में आ गया? ऑब्वियसली, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ऐसा तो कोई भैया माइकल पोर्टर ने फोर्स में कंसीडर ही नहीं किया है। सप्लायर की बार्गेनिंग पावर तो वो होगी जहां पर हमारा रॉ मटेरियल का डिस्कशन होगा, और बायर वो हो गए जहां पर हम लोग हमारे कंज्यूमर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर ना कंज्यूमर की बात हुई ना रॉ मटेरियल की बात हुई कि भैया 45 मिलियन सोशल मीडिया फॉलोइंग्स की बदौलत से इनको इजीली एक बहुत बड़ा अटेंशन मिला। तो ये होता है थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट। समझ में आया पीपल? यस सर। विच विल डिसरप्ट पीपल और विच विल क्रिएट अ डिसरप्शन इन द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। एम आई वेरी क्लियर टू यू?
यस सर। चलिए नंबर 4 बात करते हैं। मुकुल फेस्ड इंटेंस कंपटीशन इन एन अनडिफरेंशिएटेड इंडस्ट्री। मतलब भाई बाकी सब जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं ये भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अच्छी बात है, कुछ डिफरेंशिएट नहीं है। टू एड्रेस दिस ही opted for cost cutting strategy to attract whom? Sir, to attract the customer. Which lower pricing, which factor could pose a risk to Mukul's cost cutting strategy? अब मुकुल कॉस्ट कटिंग करना चाहता है ये तो तय, यस, क्योंकि प्रोडक्ट क्या था, अनडिफरेंशिएटेड, यानी कि अगर डिफरेंशिएटेड होता तो हमें पता चलता डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होती माइकल पोर्टर की। बट यहाँ पर क्या है सर, उसको कॉस्ट कम कर बेचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर ही वांट्स टू फॉलो कॉस्ट लीडरशिप, करेक्ट? यस। जब वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहता है तो कौन सी चीज है जो मुकुल के लिए रिस्क बन सकती है, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। क्लियर हुआ? यस। देखिए, प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस, नहीं, ऊपर से ये तो फेवरेबल हो जाएगा कि मैं बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि प्रोडक्ट की डिमांड किस तरफ मूव हो रही है। इन्वेस्टिंग इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड यूजिंग द एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्मार्ट एंड एफिशिएंट वर्क, ये रिस्क कैसे होगा, ये तो उसकी कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटेजी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, तो ये भी नहीं आएगा। टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू इन द इंडस्ट्री, यस, अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है, उस पूरी इंडस्ट्री में ही नया टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, तो सीधी बात है आप कितनी भी कॉस्ट कटिंग करिए वो चीज आपके काम नहीं आएगी, आपको न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इंडिया के मार्केट में एक कंपनी थी जिसका नाम था डू कम्युनिकेशन मोर, जिसको हम डोकोमो कहते थे। टाटा डोकोमो 3G तक तो रहा, वो 4G में नहीं आ पाया। रीजन क्या था सर? 4G टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेस नहीं थे उनके पास, प्लस सामने कंज्यूमर्स भी कम थे। और आपको पता है कि जब 4G की टेक्नोलॉजी आई और बाकी सभी कंपनीज अगर 4G लाएगी तो फिर आपको 4G लाना पड़ेगा, आप वहां पर कॉस्ट कटिंग का फंडामेंटल रन कर सकते नहीं हो, बिकॉज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बिकम्स एसेंशियल। क्लियर? यस सर। देखिए, रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएट until it becomes essential, ये भी नहीं है, तो हमें पता चल गया भैया सी इज द करेक्ट आंसर। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। चले आगे 100%। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Quantic operates people in the software industry and enjoys a strong position in the market. बढ़िया बात है। They have identified an opportunities to acquire a smaller companies to expand their products offering. सीधी बात है, उन्होंने छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करने के बारे में सोचा है। नाउ एक्विजिशन इज अ डिसीजन, हम सबको पता है, इट इज टेकन बाय ऑब्वियसली पीपल, कॉर्पोरेट लेवल स्टाफ, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट्स, इन अदर वर्ड्स। आगे, व्हिच क्वाड्रेंट ऑफ मेंडेलोस मैट्रिक्स। अच्छा, मेंडेलोस मैट्रिक्स मतलब क्या था सर? हमको पता है कि एक तो भैया वो लोग जिनका पावर बहुत ज्यादा है, दूसरा जो हमारी स्ट्रेटेजी को इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा कर सकता है। समझ में आया क्या? इनके बारे में क्वाड्रेंट बनाया था मेंडेलोस मैट्रिक्स। आई होप आपने रेफर किया है फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, करेक्ट? यस सर। ओके, सो व्हिच क्वाड्रेंट ऑफ द मेंडेलोस मैट्रिक्स वुड द सीईओ ऑफ स्मॉलर कंपनी फॉल्स इनटू? भाई देखो, सीईओ स्मॉल कंपनी का हो कि लार्ज कंपनी का हो, उससे फर्क पड़ता नहीं है। व्हेनेवर ही इज अ सीईओ तो डेफिनेटली पीपल, वो जो पोजीशन है वो कंपनी में बहुत ज्यादा पावर भी कैरी करता है, प्लस उनकी इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है इन चेंजिंग द or upgrading the or people identifying and defining this strategy also. Clear? तो ये सभी के सभी लोग होते हैं जिनको हम कहां पर कंसीडर करते थे सर? सीईओ को हम कंसीडर करते हैं अंडर द की प्लेयर्स। आई होप इट्स क्लियर पीपल। यस सर, क्योंकि कीप सेटिस्फाइड, लो प्रायोरिटी एंड कीप इन्फॉर्म्ड में तो हमें पता है कि भैया वेरिएशंस काफी अलग है, लेकिन यस, जिनका डिसीजन मेकिंग में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, कंपनी को रन करने में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, कंपनी की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही जगह अगर ये बहुत वैल्यूएबल है तो दे आर ऑलवेज अ की प्लेयर्स। क्लियर है? यस सर। चलिए, डिस्कसिंग द लास्ट वन पीपल। What organizational structure is the best suited for House of Jenny's strategic need for dynamic allocation of resources? तो पहले तो हमें समझ में आ गया कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की आइडेंटिफिकेशन चाहिए जहां पर डायनामिक अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है। आगे, ensuring each project, सर मतलब इनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। यस, ओके, एंड डिपार्टमेंट इज मेंटर्ड, मॉनिटर्ड एंड मैक्सिमाइज्ड विया मल्टीपल लीडर्स। भाई मुझे बताइए, मल्टीपल लीडर्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कौन सा था? जहां पर दोनों लेवल पर मैनेजर्स होते थे, याद करिए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली।
यस, वर्टिकली हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते थे, हॉरिजॉन्टली हमारे फंक्शनल मैनेजर्स होते थे. आंसर इज अ सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. करेक्ट 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 पीपल. तो ये हो गए हमारे एमसीक्यू सॉल्व. अब हम चलते पीपल हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ. चलिए, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए पूछा है. देखिए, एबीसी फार्मास्यूटिकल्स अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी. ये साल फार्मास्यूटिकल वालों ने तो भैया आरटीपी में अलग से अपनी वैल्यू बना रखी है. ठीक है, दबदबा है इनका. इट इज इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग इट्स स्ट्रेटेजिक इंटेंट. चलो बढ़िया, हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई एबीसी फार्मास्यूटिकल्स जो है वो किस चीज के प्रोसेस में, सर अपना स्ट्रेटेजिक इंटेंट बनाने में. इंटेंट बोले तो सर विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्लियर? यस सर. The top management of the ABC Pharmaceutical wants to define the company's future direction, okay, objectives and goals. बढ़िया. Their aim is to create a vision that sets the organization apart and provides a roadmap for the future growth. हम सबको पता है भाई, दो ऑर्गेनाइजेशन अगर सेम बिजनेस में भी होगी तो फिर भी ये एक एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी होती है टू डिसाइड द विजन, एंड वो हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डिफर ही करेगा. यस. दूसरा भी हमें पता है कि भाई विजन जो होता है वो क्या होता है सर, इट्स डायरेक्शनल पाथ प्लस व्हाट चेंजेस वी शुड मेक इन अवर पीएमसीटी, प्रोडक्ट, मार्केट, कस्टमर एंड टेक्नोलॉजी, दैट विल अनेबल अस टू अटेंड अवर फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स. उसी को तो हम विजन कहते हैं. यस सर, गॉट इट. आगे, एबीसी फार्मास्यूटिकल एस्पायर टू एनरिच द लाइफ ऑफ द पीपल बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट at competitive price and wants to become the world's leading pharmaceutical company by 2030. तो इनके तो भैया सपने भी हमको बता दिए हुए, तो हमसे पूछा क्या है वो हम देखते हैं. आगे, based on this context draft a vision and mission statement that could be formulated by top management of ABC Pharmaceuticals. Now remember one thing my dear chartered accountant students, अगर आपको डिफाइन करने बोला है विजन एंड मिशन, तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है. पहले आपका कम से कम एटलीस्ट 3 to 4 लाइंस का एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि व्हाट इज विजन एंड व्हाट इज मिशन. अकॉर्डिंगली आप अपने दिमाग को अप्लाई करते हुए ये डिसाइड करिए कि अगर मैं इस कंपनी का सीईओ या फाउंडर मेंबर होता तो मेरा विजन में क्या रखता. हम सबको पता है कि विजन इज समथिंग दैट वी डिसाइड पीपल अ रोड मैप फॉर द फ्यूचर. इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. एम आई राइट? यस या नो? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स दैट वी वुड लाइक टू अचीव. करेक्ट? इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव कितना मस्त दिखाया हुआ है लॉन्ग टर्म का. ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला कि बाय द ईयर ऑफ 2030, क्लियर, दे वांट टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी. तो हमें समझ में आ गया कि इनके विजन में सबसे पहली चीज तो ये होनी चाहिए, टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी. करेक्ट? आगे उन्होंने क्या बोला है पीपल, बाय प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. तो भैया इनका दूसरा भी विजन हमारे दिमाग में क्लियर हुआ कि भाई एक तो वर्ल्ड में लीडर बनना चाहता है, एंड दैट टू बाय प्रोड्यूसिंग व्हाट सर, वेरी हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एंड दैट टू एट व्हाट सर, कंपिटिटिव प्राइस. कंपिटिटिव प्राइस मतलब क्या सर? कंपिटिटिव प्राइस मतलब यहां पर हम बाकी सबसे ना अफोर्डेबल प्राइस पर वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स तक पहुंचाएंगे, या तो फिर अगर मेडिसिन है तो पेशेंट तक पहुंचाएंगे. क्लियर? यस सर. आगे चलिए, तो अभी इनका विजन तो हमें समझ में आ गया कि विजन एकदम सिंपल है, दैट इज नथिंग बट टू बिकम द वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन बाय प्रोवाइडिंग कंपिटिटिव प्राइसेस टू एनरिच द लाइफ ऑफ पीपल. समझ में आ गया? बढ़िया. व्हाट डू यू मीन बाय द मिशन? सर मिशन बताता है व्हाट वी डू. करेक्ट? यस. तो अभी हम क्या कर रहे हैं सर, हम फार्मास्यूटिकल बिजनेस कर रहे हैं. दूसरा सर, हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग ना हाई क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब हमारा क्वालिटी मॉनिटरिंग पर अटेंशन बहुत सुपर है. तीसरा, हम कंपिटिटिव प्राइस पर बनाना चाहते हैं. अभी कंपिटिटिव प्राइस आएगी कहां से? तो सीधी बात है सर, हमें पता है कि व्हेनेवर देयर इज अ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा डाला जाएगा, तब डेफिनेटली कुछ बेटर आउटकम आता है, जो कि आइदर क्वालिटी ओरिएंटेड या तो कॉस्ट ओरिएंटेड होता है. तो हमें क्वालिटी मेडिसिन भी बनानी है और कॉस्ट सफिशिएंट मेडिसिन भी बनानी है. करेक्ट? चलिए, तो ऑब्वियसली हम देखते हैं पीपल कि एबीसी फार्मास्यूटिकल्स के विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या है. तो पहले तो हमें पता है विजन के बारे में हमें 2-3 लाइन लिखनी है. यस, विजन इंप्लाइज द ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर पोजीशन. इट डिस्क्राइब्ड where the organization wants to reach or wants to land. आगे,
इनका विजन देखिए, टू बी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर इन फार्मास्यूटिकल innovation and enriching the life of people worldwide by providing high quality, affordable and accessible pharmaceutical product. अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जरूरी नहीं है कि आपका विजन स्टेटमेंट इसी तरीके से फ्रेम्ड हो जैसा इंस्टीट्यूट ने अपने सजेस्टिव आंसर में दिया है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। यहां पर हमें पता है कि किसी का भी आंसर एकदम परफेक्टली मैच टू मैच नहीं होगा, बिकॉज आपको आपका खुद का विजन स्टेटमेंट डिसाइड करना है, जैसे कि अगर आप उस कंपनी के सीईओ होते। क्लियर हुआ? यस सर। आगे देखिए, मिशन मिशन डिलाइट्स पीपल द फर्म बिजनेस। किस बिजनेस में हम, व्हाट वी डू, ओके, व्हाट ब्रिंग्स अस टू दिस बिजनेस, व्हाट इज अवर पर्पस। ये हमें कहां से पता चलता है सर? ये हमें पता चलता है विद अवर मिशन स्टेटमेंट। बढ़िया। its goals and the ways to reach the goals. It explains the reason for the existence of the firm in this society. It is designed to help potential shareholders and the investors understand the purpose of the company. ABC Pharmaceuticals may identify the mission in the following lines. अभी इन्होंने 3 मिशंस लिखे हुए हैं, अगर आप 2 भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। जैसे मैंने आपसे पहला वाला जो बोला हुआ था वो ये रहा, थर्ड वन पर है। Through the innovation, collaboration and ethical practices, we aim to make positive impact in the global healthcare and become the trusted partner of healthcare provider and patients alike. Second, मैंने आपको बताया, to improve the well-being of individuals and communities by relentlessly pursuing excellence in pharmaceutical research, development and मैन्युफैक्चरिंग। आप इसमें से कोई भी 2 बातें लिखिए तो भी चलेगा, क्योंकि आपको उनका मिशन स्टेटमेंट ड्राफ्ट करना है। सर क्या मिशन स्टेटमेंट अगर हम 4-5 बातें कैरी करता हुआ अगर एक ही मिशन स्टेटमेंट लिखे तो भी चलेगा? यस, चल सकता है। या तो अवर मिशन करके आपको सिर्फ उसके पॉइंट्स लिखने, कांस्टेंट इनोवेशन, ब्रिंगिंग द न्यू मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइस। समझ में आया? We are interested with the collaboration of the partners with the ethical practices to bring a remarkable upgradation in the pharmaceutical business. हो सकता है ये क्लियर हुआ? Yes sir. Committed to producing the safe, effective and sustainable medicines that addresses unmet medical needs and enhance the quality of a life for patients. Am I very clear to you? Yes sir. तो यहाँ पर आपका vision and mission clear हो चुका है 100% sir. चलिए, coming back to the second question. सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, विच इज अ क्वेश्चन नंबर 8 हियर। डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। याद करिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता था सर? एकदम सिंपल है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग स्ट्रेटेजिक विजन, मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंडक्टिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग, क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजीज, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजीज, इवैल्यूएटिंग द स्ट्रेटेजीज एंड टेकिंग नेसेसरी एक्शंस इफ रिक्वायर्ड। हम सबको पता है कि भाई SM इज डन विद एन इंटेंशन टू अटेंड द स्ट्रेटेजिक इंटेंट, करेक्ट? तो वही बात है हमें यहां पर लिखनी है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एंड आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है इनका, डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ अभी हम सबको पता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की 4 मेजर लिमिटेशंस है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है ना तो 4 लिमिटेशंस के लिए आपके 4 मार्क्स होंगे एंड डिफाइन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए 1 मार्क होगा। क्लियर? ओके, चलिए आंसर देखते हैं। The term strategic management refers to the managerial process of developing a strategic vision, mission, goals and objectives, setting objectives वो उन्होंने आगे लिखा हुआ है, which is also comes with the environmental scanning, crafting a strategy, implementing and evaluating the strategies and initiating the corrective adjustments whenever deemed appropriate. सर यहाँ पर तो refers to लिखा हुआ है, तो क्या हम अपने words में लिखेंगे तो फिर भी चलेगा? चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? आपको SM समझ में आया कि हमने SM के जो 5 चैप्टर्स पढ़े थे वही तो हमारा SM था। पहले में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, सेकंड में हमने एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ा, थर्ड में जाकर हम लोगों ने क्राफ्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ा, फोर्थ वन में हमने जाकर भैया टॉप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज और वो सब पढ़ा था, एंड फिफ्थ वन में हमने उसकी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन पढ़ा था, कंट्रोल्स पढ़े थे। 5 चैप्टर्स तो ऐसा था। करेक्ट सर। चलिए देखिए, the presence of strategic management people cannot be counter all hindrance and always achieve the success as there are the limitations attached to the SM. What are the limitations? Obviously हम सबको पता है, इसका हमने फॉर्मूला रखा हुआ है HTC2, याद है ना? Yes sir. First one, sir, environment is highly complex and turbulent. देखिए आप समझने की कोशिश करिए, जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे थॉट प्रोसेस में होती है, और जब हम एक्चुअलिटीज में आते हैं तो एनवायरमेंट काफी डिफर कर सकता है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक सिंपल सा बताऊं तो मुझे बताइए 2020
जब कोविड के लिए लॉकडाउन लगाया गया था तो उसके पहले कितने लोगों के जिन्होंने अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लान करके रखे थे, विजन मिशन अटेंड करने के बारे में सोचा था, बट किसको पता था कि एनवायरमेंटल कंडीशन शायद से हमारे फेवर में नहीं होगी और कुछ टाइम के लिए हमें हमें टोटली लॉकडाउन में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। सो बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज है दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स आल्सो एज वेल एज इट्स टर्बुलेंट आल्सो व्हिच इज एवर चेंजिंग। तो समटाइम आपके जो प्रिजम्पशंस आपने सेट किए हुए दे मे नॉट गो पीपल एज एक्सपेक्टेड, सो दैट इज अ फर्स्ट लिमिटेशन। देखिए, it is difficult to understand the complex environment and exactly the pinpoint how it will shape in the future. The organization estimate about its future shape may awfully go wrong and jeopardize all the strategic plans. The environment affects the organization. It has to deal with the suppliers, customers, government and other even external factors. और सारे factors और सारी चीजें in future as expected ही move करेगी. This is a question mark. दूसरा हमारा होता था T for time consuming, H for highly complex हो गया, now T for time consuming. We all know people कि जितना ऑर्गेनाइजेशन टाइम स्पेंड करता है टूवर्ड्स कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स एंड फाइनली फिर जाकर एक डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली इट इज 100% समटाइम अफेक्ट्स द ओवरऑल वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, organizations spend a lot of time in preparing, communicating the strategies that may impede means hesitate the daily operations and negatively impact the routine business. So it's a very time consuming process. थर्ड पर हमारा था भैया सी फर्स्ट हमारा कॉस्टली प्रोसेस. हमको पता है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सर ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सर टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो यू रिक्वायर्ड एक्सपर्ट्स, yes या no? Yes sir. Apart from the board of directors, you required financial experts, you required people strategy experts, you required consumer behavioral expert, you required people sometime technology experts. बहुत सारे experts की जरूरत पड़ती है और ये सारे experts में obviously हम सबको पता है nothing comes free in this life. Yes या no? Yes sir. देखिए, strategic management adds a lot of expenses to the organization. Expert strategic planners need to be engaged. Efforts are made to analysis of the external as well as internal environment, devise the strategies and properly implement. This can be really costly with an organization that has a particularly very limited resources. तो जिनके पास पैसे नहीं उनके लिए तो भैया एसएम एक बहुत दूर दराज का सपना है. तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनके पास नहीं होते हैं, हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है जिसकी बदौलत से अच्छा एसएम भी नहीं हो पाएगा. क्लियर? यस सर. आगे द लास्ट वन, पीपल डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द कॉम्पिटिटिव बिहेवियर. मतलब कि आपके बिजनेस में आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसके सामने कॉम्पिटिटर क्या स्ट्रेटेजी बनाएगा आपको पता नहीं है. अब आप जस्ट इमेजिन करके चलिए कि जब रिलायंस जियो मार्केट में आया उस टाइम पर अगर एयरटेल, वोडाफोन ने और आइडिया ने जितना टाइम जियो ने फ्री इंटरनेट दिया था उतने टाइम अगर इन्होंने फ्री दे दिया होता था तो शायद से जियो के पास जो बड़ा सा कंज्यूमर बेस बना वो शायद से बनता ही नहीं. आप समझे? क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि भाई यहां पर ना कंपटीटर का रिस्पॉन्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन बहुत सारी पॉलिसीज क्लोज डोर में प्रिपेयर होती है तो हमें नहीं पता है कि हमारा कंपटीटर कैसे रिएक्ट करेगा. इट वॉज ऑल अबाउट पीपल, आई कैन से दैट के मोटा भाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जहां पर उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया. क्योंकि शायद से ये एक पॉसिबिलिटी भी तो हम कंसीडर करें तो समझ में आता है कि कंज्यूमर ने जियो पे शिफ्ट क्यों किया था, क्योंकि फ्री इंटरनेट था. अगर मुझे मेरा ही ऑपरेटर उतने टाइम के लिए फ्री इंटरनेट दे देता तो मुझे दूसरे के पास जाने की जरूरत ही क्यों थी. आई होप यू अंडरस्टूड. यस सर. देखिए, in competitive scenario where all organizations are trying to move strategically, it is very difficult to clearly estimate the competitive response to the strategies. Am I very clear to you? अरे यस सर. चलिए, कमिंग टू द कंसेप्ट पीपल, तो हमें समझ में आ गया इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट बिजनेस एनवायरनमेंट. यस सर. टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्टली प्रोसेस एंड डिफिकल्ट टू एस्टिमेट द कॉम्पिटिटर्स रिस्पॉन्स. HTC2 याद रहेगा अभी से 100%. चलो, we'll go for the next chapter now. Chapter number 2, strategic analysis with external environment. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर में से एक है पीपल ये. ठीक है? यस. रिया शर्मा owns a confectionery business in Jaipur, specializing in homemade chocolates and candies. Despite of holding a substantial market share in the central region, her business has experienced declining sales of this product over the last few years. तो भाई रिया शर्मा जी की कंपनी है और हमें समझ में आ गया
कि इनके बिजनेस में सेल्स डिक्लाइन हो रहा है, यहां तक की बातें हमारे दिमाग में क्लियर है। आगे, concerned about the market dynamics, Ria consult a management expert for guidance. The consultant recommended a comprehensive understanding of competitive landscape. बढ़िया। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से पहले हमें पता है कि भैया कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी प्रिपेयर होती है। हम कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी किसके लिए प्रिपेयर करते थे सर? दो रीजन होते थे, आइदर टू गेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और सेकंड इज टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर हुआ ना? यस सर। आगे देखिए, एक्सप्लेन the steps to be followed by Riya Sharma to understand the competitive landscape to address the sales decline. तो भैया कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप के कितने स्टेप्स है सर? 5 स्टेप्स थे। क्या क्या स्टेप्स थे सर? नंबर 1, यू शुड आइडेंटिफाई योर कॉम्पिटिटर। हु इज द कॉम्पिटिटर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा रियल कॉम्पिटिटर कौन है? अब आप सीए कर रहे हो तो आप अपने बीकॉम वाले फ्रेंड्स को अपना रियल कॉम्पिटिटर मानते हो कि सीए करने वालों को? सर आंसर है ऑब्वियसली सीए करने वाले को। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए सर? आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर्स। नंबर 2 सर, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स के व्हाट आर देयर प्रोडक्ट्स, व्हाट दे ऑफर्स। एम आई राइट? यस या नो? यस। नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। भाई ये कॉम्पिटिटर किस चीज में बेस्ट है? मार्केट में कम प्राइस में लेकर आ रहा है या उसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी है? क्यों 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 कंज्यूमर उसे अपना बिजनेस दे रहा है? भाई मैं कैंडीज बेच रही हूं, अगर रिया शर्मा जी सोच रहे हैं कि मैं कैंडीज बेच रही हूं तो मेरे कंज्यूमर्स दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर अगर स्विच कर रहे हैं तो वेयर आई एम लैकिंग एंड वेयर दैट पर्सन इज एक्सपर्ट। तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए? आइडेंटिफाई व्हाट सर? 110% स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। फोर्थ स्टेप आएगा पीपल, डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। अब अगर आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जिसको आप लोगों के सामने लेकर जा सकते हो, लोगों को ये बोल सकते हो कि भाई देखिए मेरे प्रोडक्ट में ये चीज बेस्ट है, तो कंज्यूमर बिलीव करेगा। आपको साथ साथ में ये भी करना पड़ेगा कि आपको अपने कॉम्पिटिटर्स की वीकनेस को भी पब्लिक में सही तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तभी कंज्यूमर डिफरेंस जान पाएगा और आपको बिजनेस देगा। And fifth one, you should put all the information together so that you can take a strategic decision. So what are the 5 steps? Come on, tell me. Sir, number 1, identify the competitors. Number 2, sir, understand the competitors. Number 3, sir, determine the strength of the competitors. Number 4, determine the weaknesses of the competitors. And then put all the information together so that we can attend and we can understand clearly how can I proceed for my future policies or for my future business strategies. Do you agree with me? Yes, sir. चलिए थियरी भी तो पढ़ेंगे हम लोग सर, डेफिनेटली पढ़ेंगे। Steps to understand the competitive landscapes are as follows. Number 1, identify the competitor. The first step to understanding the competitive landscape is to identify whom? Sir, the competitor, the firm's industry and have the actual data about their prospective market share. So who is the competitor should be my question. Clear हुआ people? Yes sir. Understand the competitor. Sir, second question, what products and what services they are offering. अब भैया अंडरस्टैंड करना मतलब क्या? कॉम्पिटिटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। सो यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट आर द पीपल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स। न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, वेबसाइट है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आपको वहां पर रेगुलरली विजिट कर देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ क्या? यस। देखिए, once the competitors have been identified, the strategists can use the market research reports, internet also, newspaper also, social media also, industry report also and various other sources to understand the product and service offered by them in the different market. तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा सर? हमारा पहला कंसेप्ट है भैया इंफॉर्मेशन टू बी कलेक्टेड, यस सर, एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रोडक्ट और सर्विसेज दे आर ऑफरिंग। क्लियर हुआ? यस। थर्ड वन सर, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। नाउ what is the strength of the people competitors? What do they do well? कहां पर वो बेस्ट है? Do they offer the great products really? क्या वो मुझसे अच्छे प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं तो मुझे मेरा एरिया ऑफ इंप्रूवाइजेशन भी तो पता चले। yes. Do they utilize the marketing in the way that comparatively reaches out to more consumers? yes. ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं लेके चलता हूं इसका एग्जांपल 2016 में, जब भैया जियो मार्केट में आया था। इनको जरूरत थी एक इंपॉर्टेंट चीज की, और वो तो मार्केटिंग कैसे करें, क्योंकि लोगों को समझाना तो पड़ेगा कि जियो आया है मार्केट में। तो महाराष्ट्र के जो मुंबई रीजन है वहां पर हम गणेशोत्सव बहुत बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर एक गणपति बप्पा का खास नाम आ जाता है, वो है लाल बागचा राजा। जियो ने 2016 में अपनी मार्केटिंग कैंपेन को ध्यान में रखते हुए
सभी के घर पे जितने भी लोग वहां पर दर्शनार्थी आए हुए थे, जिन जिन ने गणपति बप्पा जी के दर्शन किए, उनके सबके घर पे एक प्रसाद का डिब्बा भेजा था। डिब्बे में एक लड्डू होता था, ऊपर प्रसादम लिखा हुआ था और आजू बाजू में सब जगह जियो 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 लिखा हुआ था। बाकी कुछ मार्केटिंग नहीं थी। लेकिन आप सोचिए एक ऐसा गणपति पंडाल जहां पर रोज लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं, और भैया अगर मैं मेरे 4 फ्रेंड के साथ आज दर्शन करने गया था, हम 5 जन को प्रसाद मिला, तो क्या लगता है हम 5 के 5 खा लेंगे? नहीं सर, हम उसको घर भी लेके जाएंगे, आजू बाजू वालों को भी बांटेंगे। तो वहां पर हो गया भाई, मार्केटिंग कैन रीचेस टू कंपैरेटिवली पीपल मोर कंज्यूमर। समझ में आया? स्ट्रेटेजीज है भाई, हमारा कंपटीटर कहां पर बेस्ट कर रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा आपको। यस, व्हाई डू द कंज्यूमर गिव देम देयर बिजनेस? क्या बेस्ट दे रहा है वो देखिए। क्लियर है? Yes. Determine the weaknesses of the competitors. Weaknesses and the strength people can be identified by going through what? सर कंज्यूमर रिपोर्ट पढ़ लो तो पता चलेगा कंज्यूमर खुश है कि कंज्यूमर भैया ना खुश है। शार्क टैंक इंडिया देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है पीपल कि वो लोग आपको सिंपल पूछते हैं कि भैया आपके कितने सोशल मीडिया फॉलोवर्स है और आपका प्रोडक्ट का स्टार रेटिंग क्या है ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। इससे पता चल जाता है कि कंज्यूमर्स आपके बारे में क्या रिव्यू दे रहे हैं। करेक्ट? यस। एंड रिव्यूज अपीयरिंग इन वेरियस मीडिया। After all, the consumers are often people willing to give their opinions, especially when the product and services are either great or very poor. Clear हुआ? और यहां पर अगर आपको कलेक्ट करना है तो you should collect even their financial data also. और ये फाइनेंशियल डेटा आपको कहां से मिलेगा? तो रेफर कर लीजिए एनुअल रिपोर्ट को। क्लियर? 6 एंड पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब भाई 4 स्टेप्स हमने किए। यस सर, चारों स्टेप्स में जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया आप उसको एक साथ रखिए तो आपको जज करना आसान होगा कि व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। देखिए, एट दिस स्टेज द स्ट्रेटेजिस्ट शुड पुट ऑल टुगेदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स एंड ड्रॉ इन्फरेंस अबाउट व्हाट दे आर नॉट ऑफरिंग एंड व्हाट द फर्म कैन डू टू फिल इन द गैप्स। ये गैप को भरने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो फर्म को सोचना पड़ेगा, यानी कि नेक्स्ट स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर। The strategists can also know people the areas which needs to be strengthened by the firm, means area of improvements where we are lacking we can understand, and substantially people we can take the steps to improve the areas which demands little bit more attention. I hope it's clear people. Yes sir, I think so पूरा का पूरा concept ही याद आ चुका है अभी हमको। yes 100% सर। चलिए आगे चलते हैं। Explain the concept of experience curve and highlight its relevance in the strategic management. Now we all know people what is experience curve? Sir, we had understood the concept that experience curve is a direct relationship between the reduction in the cost per unit as the cumulative volume of production increases. So we all know people that experience curve is based on the concept that we learn as we grow. Am I right? Yes या no? 100%. एक्सपीरियंस कर्व की बात हमें यहां तक पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिन्होंने कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली एक ही फील्ड में जब अपना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करते गए और बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को भी कंसीडर करते हुए उन्होंने अपनी कॉस्ट पर यूनिट काफी कम की हुई है। तो सर अगर हमें ये क्वेश्चन आया तो हमें क्या लिखना है? आपको एक एक्सपीरियंस कर्व की बेसिक इंट्रोडक्शन लिखनी होगी, साथ में इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, एंड साथ साथ में उसकी जो रेलेवेंस है इन एसएम उसके बारे में आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 to 4 लाइंस की एक्सप्लेनेशन देनी है। देखते हैं, चलिए देखो। एक्सपीरियंस कर्व इज अकीन अ लर्निंग कर्व which explain the efficiency increase gained by the workers through what? सर रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। अगर हम कोई भी एक्टिविटीज जो है उसको रेगुलरली कंटिन्यूअसली एड ऑन बेसिस पर करते जाएंगे तो अगर पहली बार हमें शायद से ज्यादा टाइम लगा था तो दूसरी बार टाइम कम लगेगा। पहली बार में कुछ रिसोर्सेज हमने खरीदे थे जो काफी महंगे थे तो दूसरी बार हमें वो रिसोर्सेज सस्ते पड़ेंगे। इसके पीछे मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि मान लीजिए आप अपनी सोसाइटी के टप्पू सेना हो और गणपति बप्पा फेस्टिवल जो है गणेशोत्सव उसकी तैयारी आपको करनी है। द फर्स्ट ईयर में आपने देखा कि मुझे पूरी की पूरी तैयारी करनी है तो आपका एक्सपेंसेस जो था वो था 12,000 रुपया। बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया, सब कुछ बहुत मस्त रहा, सेलिब्रेशन बहुत सुपर रही, लेकिन सोसाइटी के 2-3 अंकल ने आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा कि आपने ये सारी चीजें कहां से लाए, तो आपने बताया कि हमने ये स्टोर से जाकर ये शॉप में जाकर ये चीजें खरीदी। जब आपने उनको ये सारी चीजें बताई तो उन्होंने आपको बोला कि बेटा अगर आपने ये मार्केट में गए हो तो वहां पर होलसेल मार्केट है, आपको काफी हद तक सस्ता मिल जाता। तो सेकेंड ईयर आपने पहले से भी बहुत अच्छी तैयारी की
बहुत अच्छा डेकोरेशन किया, और इससे हम होलसेल मार्केट से सारे प्रोडक्ट खरीदने के चक्कर में सारी पूरी की पूरी डेकोरेशन जो पहले 12,000 में हुई थी वो अब कितने में हुई सर? 10,000 में। अब जब आप पैकेट ओपन कर रहे थे तो पैकेट पे आपने मैन्युफैक्चरिंग का भी एड्रेस देखा, अब तो आप खुद भी दिमाग लगा रहे थे। तो थर्ड ईयर में आपको जब सेलिब्रेशन की जिम्मेदारी दी गई तो आप सीधा सीधा कहां चले गए? उनके फैक्ट्री आउटलेट चले गए, और थर्ड ईयर में आपने जब वहां से पूरा का पूरा रॉ मटेरियल परचेस किया तो आपको बहुत बेहतरीन रॉ मटेरियल मिला, मल्टीपल ऑप्शंस भी मिले, और आपके लिए कॉस्ट भी हो गई भैया 8,000। अब मैं अगर ये बोलूं कि सर 12,000 की कॉस्ट आज हमारे लिए 8,000 तक पहुंची, तो सामने हमारे करियर का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर यानी कि 3 साल भी तो लगे। लेकिन आप कॉन्स्टेंटली हर बार क्या कर रहे थे सर? हम हर बार गणेशोत्सव की तैयारी कर रहे थे, तो आपका एक्चुअल वर्क था, रिपीटेटिव बेसिस पर आप कर रहे थे, और आप उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे थे। लेकिन आपने एक्सपीरियंस जो गेन किया इस 3 साल के अंदर, उससे आपकी थर्ड ईयर की कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या करवाई? कम करवाई। इसी को कहते हैं हम एक्सपीरियंस कर्व। देखिए, experience curve is based on the commonly observation phenomena that unit cost decline as a cumulative experience in terms of cumulative volume of production is there, correct? Yes, it is based on the concept we learn as we grow. Clear? 100%. The implication is that the large firm in an industry tend to have people a lower unit cost as compared to those which is smaller company, and thereby they gain the competitive cost advantage. एक्सपीरियंस कब आता कहां से? तो सर वेराइटी ऑफ फैक्टर्स है, लाइक लर्निंग इफेक्ट हो गई, फिर हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी नहीं बढ़ाओगे तो फिर तो प्राइस वही रहेगी। प्रोडक्ट रीडिजाइन करना होगा, या तो फिर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स भी करने होंगे इन प्रोडक्शन। एक्सपीरियंस का फीचर्स क्या थे? तो हम सबको पता है कि जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो, दे गेन व्हाट सर? दे गेन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में प्रोवाइड एडवांटेज ओवर व्हाट सर? कंपटीशन। क्यों? हमको पता है कि एक्सपीरियंस कब एक्ट एज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर फॉर द न्यू एंटरेंट टू एंटर इनटू एन इंडस्ट्री। यस सर, एंड लार्ज एंड सक्सेसफुल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पोजेस व्हाट सर? स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस इफेक्ट। क्लियर? 100%। जैसे हमने देखा कि डायग्राम हमें बनाना है, तो कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमारी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। जब हमारा क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन इन यूनिट क्या हो रहा है पीपल? सर क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। So this is nothing but the impact of a experience curve. Do you agree with me? 100%. देखिए, the concept of experience curve is relevant in the number of areas of strategic management. For example, the experience curve is considered as a barrier for the new firm contemplating an entry in an industry. It is also used to build a market share as well as to discourage the competition. The best example people अगर आपको चाहिए तो two wheelers in India. पुराने पेट्रोल बाइक्स अगर आप देख रहे हो, अभी तो ईवीज के साथ रिप्लेसमेंट आ रहा है, लेकिन आप देखिए पुरानी पेट्रोल बाइक्स काफी सस्ती है एज कंपेयर टू ईवीज, क्योंकि जो इंडिया में टू व्हीलर सेगमेंट है, इन्होंने इतने सालों का एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट किया है कि आज वो जो प्राइस पर टू व्हीलर मार्केट में बेच पा रहे हैं वो शायद से न्यू एंटरेंट के लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एंड दैट इज नन अदर देन बट व्हाट? बट सर इट्स अ इंपैक्ट और इट्स एन इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व। डू यू एग्री विथ मी? यस सर। चलिए अब चलते हैं हम हमारे चैप्टर नंबर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस विद इंटरनल एनवायरनमेंट को रेफर करने के लिए। फिर से एक काफी बड़ी केस स्टडी आपको दिख रही है, लेकिन हम सबको पता है बड़ी केस स्टडी मतलब आधा आंसर केस स्टडी के अंदर। देखिए, एबीसी लिमिटेड अ बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इट चीफली मैन्युफैक्चर्स सॉफ्ट ड्रिंक। चीफली, ओके, यस, नॉट चीपली। The products are priced on the lower side, which has made the company a leader in the business. चलो अच्छी बात है। Currently, it holds 35% of the market share. ठीक है। The R&D of the company developed a formula for manufacturing sugar-free beverages. अब ये एक नई चीज है हमारे लिए, क्लियर? R&D करके इन्होंने कुछ नई चीज बनाई है, और बाकी उन्होंने बोला कि भैया सॉफ्ट ड्रिंक में हम लोग ऑलरेडी 35% मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं। On successful trials and approval by the competent authorities, the company was granted to manufacture sugar-free beverages. This company is the pioneer. Pioneer means the first mover advantage to launch sugar-free beverages which are sold at a relatively higher price. अब मुझे बताइए भैया, sugar-free है, yes, differentiated है, yes, pioneer यानी कि first mover advantage भी है, yes, फिर भाई प्राइस ज्यादा चार्ज करना क्या फर्क पड़ता है? You are following which strategy of Michael Porter? Sir, differentiation, cost leadership तो हम ऑलरेडी ऊपर के मार्केट में है।
अब जो नया प्रोडक्ट हमने R&D में लाया ना, उसके अंदर हमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी मिलनी चाहिए। आगे, दिस न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एक्सेप्टेड वाइडली बाय अ क्लास ऑफ कस्टमर्स। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल एक स्पेसिफिक स्मॉल क्लास ऑफ कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहा है, substantially accepted into the market. आगे, these products have proved profitable for the company. Identify the strategies employed by the company ABC Limited and mention what measures could be adopted by the company to achieve the employed strategies. Strategies जो हमने employed की है उसको achieve करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो देखना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी। तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी सर? डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी होगी employed by the company and mention what measures could be adopted by the company to achieve the employed strategy. employed करने के लिए भैया ध्यान से, ये स्ट्रेटेजी को एक्चुअल मूव करने के लिए, एक्चुअली अडॉप्ट करने के लिए क्या क्या कंपनी ने स्टेप्स लिए? R&D पर बहुत अच्छा खर्चा किया हुआ है, यस सर। मार्केट में इनोवेटिवनेस भी है, यस सर। प्रोडक्ट के अंदर कुछ डिफरेंशिएशन क्वालिटी है, हाईली एक्सेप्टेड भी है पीपल। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लिए जिससे कि कंज्यूमर्स के बीच में एक एक्सेप्टेंस बिल्ड किया जाए। लेकिन ये आंसर लिखेंगे कैसे? तो आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि कंपनी का जो प्रीवियस फंडामेंटल था वो था कॉस्ट लीडरशिप के ऊपर, और अब कंपनी जो फोकस कर रही है वो है डिफरेंशिएशन के ऊपर। जो R&D करके इन्होंने प्रोडक्ट बनाया उसके अंदर सबसे बेस्ट बात क्या है सर? ये सक्सेसफुली ट्रायल पास कर चुका है, हमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सर्टिफिकेशंस भी मिले, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द पीपल। चलिए आंसर देखेंगे पीपल। According to the Michael Porter, the strategies allows the organization to gain the competitive advantage in the three most important bases. तीन strategies होती थी, कॉस्ट लीडरशिप होती थी, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, और फोकस में दो होते थे, फोकस कॉस्ट लीडरशिप एंड फोकस डिफरेंशिएशन, करेक्ट? यस, जिसको हम जेनेरिक स्ट्रेटेजीज भी कहते थे, करेक्ट। ABC Limited has opted for the differentiation strategy. Yes sir, the company has invested the huge amount in R&D to develop the formula for manufacturing completely sugar free beverages to give the consumer a value and quality. They are also what sir? Pioneer, and serves a specific consumer need that are not met by any other companies. Being a first mover advantage, you can write this, okay? Yes, the new product has been accepted by the class of customers. Differentiate and unique sugar free beverages enables the ABC to charge relatively what sir? Higher price for its product, hence making a higher profit and maintaining its competitive position in the market. Now मेन तो डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी के बारे में और दो चार बातें, लाइक शुगर फ्री बेवरेजेस ऑफ ABC लिमिटेड इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय वाइडली बाय क्लास ऑफ कस्टमर्स. डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी इज एम्ड एट व्हाट? ब्रॉड मास मार्केटिंग. अगर ये नैरो होता तो फिर वो फोकस डिफरेंशिएशन हो जाता था. यस, एंड इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज परसीव्ड बाय अ कंज्यूमर और द कस्टमर एज व्हाट सर? कंप्लीटली यूनिक. द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विथ प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है. यूनिक क्या होगा? प्रोडक्ट डिजाइन हो सकता है, ब्रांड इमेज हो सकता है, उसके कुछ फीचर्स. तो यहाँ पर हमारे फीचर्स है कि भाई हमने टोटली शुगर फ्री बेवरेजेस दिए थे, करेक्ट? यस. टेक्नोलॉजी एंड डीलर नेटवर्क एंड कस्टमर सर्विस. हाउ टू अचीव दिस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी? याद करिए सर, अभी आपने बताया था, एक तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना दीजिए जहां पर बायर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हो. सेकंड, यू शुड ऑफर द यूटिलिटी टू द कंज्यूमर, ट्राई टू मैच द स्पेसिफिक नीड ऑफ द कंज्यूमर. सर वो भी हमने किया. प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस क्वालिटी वाइज या फिर अदरवाइज उसको हम इंप्रूव कर सके तो. यस सर. रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन टू कीप अप व्हाट सर? डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट. लोग लेकर आते हैं शुगर फ्री, उसके पहले हम लेकर आ गए, करेक्ट सर. टेकिंग द स्टेप्स टू एनहांस व्हाट? अवर ब्रांड इमेज एज वेल एज अवर ब्रांड वैल्यू. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जब भी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करो ना तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आपके सभी एरियाज को कवर करने के बाद फिक्स की जाए. मीन्स आप यूनिक फीचर्स तो दे रहे हो लेकिन टारगेट ऑडियंस और उन सभी टारगेट मार्केट को देखते हुए ना आपको एक ऐसी प्राइस तय करनी चाहिए जो कंज्यूमर्स के लिए काफी हद तक एक्सेप्टेंस टू पे हो सके कि भैया हम जो क्वालिटी गुड्स ले रहे हैं उसके लिए इतना पैसा तो बनता है. एम आई वेरी क्लियर टू यू? दिस आर द कॉमन वेज बाय विच यू कैन अचीव योर सर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजीज, करेक्ट? यस सर. चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. There are 4 specific criteria of sustainable competitive advantage that firm can use to determine those capabilities that are known as core competencies. Explain. अब देखिए इसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो है नहीं.
स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन पूछा है कि अगर कोई भी कंपनी को कोर कंपिटेंसी अचीव करनी है तो वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट एरियाज या क्राइटेरियाज फुलफिल करना चाहिए. What are the 4 specific criteria of sustainable, clear, yes, competitive advantage that the firm can use to determine those capabilities that are known as core competencies? हम सबको पता है people, इसका आंसर क्या है सर? ऑब्वियसली हमारी competencies हमेशा उस तरीके से तय होगी कि हम जो भी नई चीज ला रहे हैं वो वैल्यूएबल होनी चाहिए. क्लियर हुआ सर? 110%. दूसरा सर रेयर होनी चाहिए, मतलब जो आप दे रहे हो वो मार्केट में शायद से और कोई भी दे सकता नहीं है. क्लियर हुआ क्या? यस. अगर कोई उसको कॉपी भी करना चाहे पीपल तो 110% इट शुड बी कॉस्टली टू इमिटेट. अगर दूसरा कोई कॉपी करने भी जाएगा तो डेफिनेटली वो कॉपी नहीं कर पाएगा. तो तीसरी चीज होनी चाहिए सर, इट शुड बी कॉस्टली इनफ टू इमिटेट. एंड फोर्थ वन जिसको हम बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नॉन सब्सटीट्यूटेबल होना चाहिए, उसका कोई सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होना चाहिए. तो कोर कंपिटेंसी क्या होती थी कि समथिंग दैट द एडेड एडवांटेज दैट ओनली योर कंपनी पजेस अपार्ट फ्रॉम ऑल द कॉम्पिटिटर्स. जैसे इंटेल के पास उसकी कोर कंपिटेंसी क्या है? इंटेल कहता है एवरी इनोवेशन इज विद इंटेल. जब भी इनोवेशन का नाम आएगा और इंटेल का नाम नहीं आएगा ये पॉसिबल ही नहीं है. पार्ले जी कहता है पीपल हम सबसे ज्यादा बिस्किट बेचने वाली कंपनी है क्योंकि हम जो मार्केट में दे रहे हैं वो शायद से और कोई नहीं दे पा रहा है. एप्पल कहता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है दैट इज iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो टोटली रेयर है, मार्केट में यहां पर ऐसी चीज कोई नहीं दे सकता. या तो आई कैन से दैट पीपल ऑन द अदर साइड कि कुछ कंपनीज है जिनके पास उनके खुद के कुछ पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स है जो दूसरों के लिए कॉस्टली टू इमिटेट बन सकता है पीपल. तो ये भी बताता है कि आपके बिजनेस में अगर ये 4 चीजें हैं, ये 4 कंपोनेंट है तो डेफिनेटली आप क्या एंजॉय कर रहे हो? आंसर इज अ कोर कंपिटेंसी. चलिए आंसर रीड करते हैं. 4 specific criteria of sustainable competitive advantage that the firm can use to determine those capabilities that are core competencies. Number 1, sir, valuable. Valuable capabilities are the ones that allows the firm to exploit opportunities and to avert the threats in the external environment. A firm creates the value for whom? Sir, for customer by effectively using the capabilities to exploit the opportunities. बेस्ट एग्जाम्पल है कि फाइनेंस कंपनीज बिल्ड वैल्यूएबल कॉम्पिटेंसेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज. अब मुझे बताइए सिंपल सी चीज है, अगर आप लोगों की खुद की फाइनेंशियल कंपनी होगी और आपने बहुत अच्छे मार्केट रिसर्च करने वाले पर्सन को एम्प्लॉय कर रखा हुआ है तो वो डेफिनेटली आपको डायरेक्ट करेगा कि कंपनी में जो आप लोगों से फंड्स लोगे, फाइनेंशियल कंपनी आप लोगों से फंड्स लेते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो वो पैसा आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए. देखिए, in addition to make the competencies as the financial services highly successful, requiring placing the right people in the right job. Clear? Yes sir. Human capital is important in creating the value for customers. दूसरी चीज मैंने बोली थी रेयर, बहुत या तो कम लोगों के पास होनी चाहिए या तो न के बराबर लोगों के पास वो बेनिफिट होना चाहिए. देखिए, core competencies are very rare capabilities and very few of the competitors possess this. Capabilities possessed by many rivals are unlikely to be the source of competitive advantage for any of them. अब सबके पास अगर वो चीज कॉमन है तो वहां पर कोई कंपटीशन नहीं होगी. कंपटीशन कब होती है? कंपटीशन होती है जब आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई इनोवेशन है जो सिर्फ आपके पास है, या फिर आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज है जो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास है या कुछ ऑर्गेनाइजेशन के पास है. आगे, competitive advantage results only when the firm develop and exploit valuable capabilities that differ from those shared with the competitors. Am I very clear to you? आपके पास कुछ कैपेबिलिटीज होनी चाहिए जो काफी रेयर है, जो दूसरों के साथ कभी भी इजीली भैया वो मैचेबल होती नहीं है. तीसरी चीज सर, कॉस्टली टू इमिटेट, यानी कि डुप्लीकेट बनाना भैया बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा. देखिए, कॉस्टली टू इमिटेट मीन्स द कैपेबिलिटीज दैट competing firms are unable to develop easily. सामने वाला अगर उतना ही R&D पे पैसा डालेगा तो डेफिनेटली उसके लिए वो काफी महंगा पड़ेगा. तो इट्स बेटर कि भैया जो मार्केट में है वही लीडर रहेगा, आप नहीं आ सकते, बिकॉज आपके लिए वो प्रोडक्ट को कॉपी करना भी बहुत कॉस्टली हो रहा है. चौथा एरिया सर, ऑब्वियसली नॉन सब्स्टिट्यूटेबल. ध्यान से देखना, कैपेबिलिटीज दैट डू नॉट हैव अ स्ट्रेटेजिक इक्विवेलेंट्स आर कॉल्ड नॉन सब्स्टिट्यूटेबल कैपेबिलिटीज. दिस फाइनल criterion of capabilities
to be a source of competitive advantage is that there must be no strategically equivalent valuable resources that are themselves either not rare or imitable. हमारा जो सब मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसके अंदर एक कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसका कोई इजीली क्लियर कट सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए. अगर कोई भी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट इजीली अवेलेबल है तो फिर आप कोर कॉम्पिटेंसी एंजॉय कर सकते नहीं हो. तो व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट एरियाज माय डियर चार्टर्स, यू हैव टू रिमेंबर. सर नंबर 1 वैल्यूएबल होना चाहिए, यस. नंबर 2 रेयर होना चाहिए, यस. नंबर 3 कॉस्टली टू इमिटेट होना चाहिए, यस सर. एंड फोर्थ वन, सर उसका कोई इजी सब्सटीट्यूट नहीं होना चाहिए. यहां तक बातें दिमाग में गई? आर यू श्योर? चलिए नेक्स्ट. सो नाउ वी आर गोइंग विद चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेटेजिक चॉइस. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है. XYZ कॉर्पोरेशन इज अ मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट ऑपरेटिंग इन वेरियस इंडस्ट्रीज. तो हमें पता चल गया एक कॉन्ग्लोमरेट है यानी कि जिनके पास मल्टीपल बिजनेस होंगे. आगे दे हैव अ डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ बिजनेसेस. चलो बता भी दिया उन्होंने, इनके पास बहुत सारे बिजनेसेस हैं इंक्लूडिंग अ लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिविजन है. चलो अच्छी बात है. अ ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, अच्छी बात है. अ मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिविजन है, ओके. एंड लास्ट में इन्होंने बताया कि इनके पास न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है. यानी कि 4 बिजनेसेस उन्होंने हमको बताए. ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, मैच्योर इंडस्ट्रियल मशीनरी डिविजन है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर यूनिट भी है पीपल, और लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिविजन भी है. चलो आगे उनका क्वेश्चन है कि विच डिविजन ऑफ XYZ कॉर्पोरेशन वुड मोस्ट लाइकली बी क्लासिफाइड एज अ स्टार इन BCG ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स. तो देखिए एकदम सिंपल है, हम सब लोगों को ना सबसे पहले समझना पड़ेगा कि BCG मैट्रिक्स है क्या. तो वी ऑल नो कि BCG मैट्रिक्स जो है इसमें 2 बातें कवर्ड होती थी. यस सर. पहला होता था रिलेटिव मार्केट शेयर एंड दूसरा हो जाता था मार्केट ग्रोथ. करेक्ट? यस सर. अब रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो क्या होगा सर? या तो हाई होता था या तो लो होता था. मार्केट ग्रोथ जो है वो भी कैसा होता था सर? या तो हाई या तो लो. तो अगर मैं ये कंसीडर करूं सिनारियोस को तो हम सबको पता है कि हमारे पास टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट आ जाता है, जहां पर अगर हमारा रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ दोनों हाई हो तो उसे हम कौन सी कैटेगरी में कंसीडर करते थे सर? स्टार कैटेगरी में. अगर रिलेटिव मार्केट शेयर लो और मार्केट ग्रोथ जो है वो हाई हो तो सर इसे हम क्वेश्चन मार्क कंसीडर करते थे. यस सर, क्वेश्चन मार्क कंसीडर करते थे. अगर मार्केट शेयर रिलेटिव मार्केट शेयर हमारा हाई है और मार्केट ग्रोथ जो है वो लो की तरफ जा रहा है तो हम इसे कैश काउस कंसीडर करते थे. एंड जब रिलेटिव मार्केट शेयर एंड मार्केट ग्रोथ दोनों डाउन हो जाता था पीपल तो उसे हम कंसीडर करते थे एज अ डॉग्स. क्लियर है पीपल? यस सर. समझा आपको? 100%. अब यहां पर ना उन्होंने हमको पूछा है कि आपके हिसाब से बताइए स्टार कौन होगा. तो ग्रोइंग पहले तो लीडिंग हो गया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है, मार्केट में लीडिंग है मतलब टॉप मोस्ट लेवल पर पहुंचा हुआ है, अच्छी बात है. सेकंड है पीपल इनका वो है ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म. ठीक है. मैच्योर जो है वो कौन है सर? इंडस्ट्रियल मशीनरी डिवीजन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने बोला है कि न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है. अब यहां पर ना आपको थोड़ा सा प्रिजम्पशन पे चलना पड़ेगा पीपल. अजम्पशन हमारा ये है कि अगर वो न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट है मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं मार्केट ग्रोथ उसका हाई होगा. यस सर. और साथ साथ में अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली हमको पता है इसमें मार्केट शेयर पे भी अगर हमने कंसंट्रेशन किया तो वी कैन पीपल डेफिनेटली प्लेस देम एज अ स्टार कैटेगरी. तो ये थोड़ा सा एक प्रिजम्पशन बेसिस पर हमें कंसीडर करना है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिजनेस अगर न्यूली एस्टैब्लिश्ड है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसकी मार्केट ग्रोथ पोटेंशियलिटी बहुत हाई है और मार्केट शेयर हमें खुद को इंक्रीज कर देना है पीपल. वहां पर देखिए आंसर करते हैं भैया. In the BCG growth share matrix, divisions and the business units are classified into 4 categories: star, cash cows, question mark and dogs. These classifications are based on combination of what? Sir, answer is a market share and second is a market growth rate. A star in the BCG matrix represents the business unit with a what? Sir, high market share and high growth market. In this scenario, the newly established software development unit would be classified as what? Sir, as a star. क्यों? तो आंसर देखिए. Sir, the software development unit is described as newly established.
suggesting it is operating in what? Sir, high growth market, जहां पर growth बहुत superb है. Additionally, the potential for the high market share can be inferred if the unit is strategically positioned to become a leader in the software development industry. तो अगर हम भी इसको strategically थोड़ा सा अच्छी तरीके से perform करें एक्टिविटी को, तो हमें भी relative market share बहुत हाई हो सकता है. तो मार्केट ग्रोथ पोटेंशियलिटी तो ऑलरेडी है, क्योंकि वहां पर वर्ड यूज हुआ है न्यूली एस्टैब्लिश्ड, मतलब ऑब्वियसली मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत डिमांडिंग है ये सेक्टर. आगे, स्टार टिपिकली रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल देयर ग्रोथ. ऑब्वियसली इनको और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, हम सबको पता है, बट दे हैव अ पोटेंशियल टू बिकम द फ्यूचर कैश काउस एज अ मार्केट मैच्योर्स. तो सीधी बात है, हम सबको पता है कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो शुरुआत में वो कौन सी कैटेगरी में होगा सर? सर वो स्टार में होगा. स्टार में जब उसका रिलेटिव मार्केट शेयर कम हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? कैश काउस. क्लियर है? यस सर. देयरफॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट हाई ग्रोथ पोटेंशियल and opportunity to capture the substantial market share aligned with the characteristics of the BCG matrix star. Clear हुआ? Presumption याद रखना, न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ पोटेंशियल्स वहां पर बहुत ज्यादा है, मार्केट ग्रोथ अच्छा खासा है. अगर हम अपने आप को सही तरीके से पोजीशन करें तो हम रिलेटिवली मार्केट शेयर भी बड़ा लेकर आ सकते हैं. एंड देयर बाय वी हैड कंसीडर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशंस पर्टिकुलर डिवीजन ऑफ न्यूली सॉफ्टवेयर, ठीक है, न्यूली एस्टैब्लिश्ड सॉफ्टवेयर यूनिट को हमने स्टार कैटेगरी में कंसीडर किया है. आई होप इट्स क्लियर. यस सर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी इज ऑपोजिट ऑफ एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी. अब इसमें जस्टिफिकेशन कहां से आएगा भाई? हमको तो बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हम लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज की बात करते तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज थी कितनी सर? 4 थी. कौन सी थी सर? स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी था, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी होता था, फिर हमारा रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी होती थी, और जब इसकी परमिटेशन कॉम्बिनेशन यूज करते थे तो हम कहते थे कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी है. करेक्ट? यस. और दो स्ट्रेटेजी एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर है, और वो कौन सा है सर? स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हम कब फॉलो करते हैं? जब प्रोडक्ट मैच्योरिटी लेवल पर होता है, स्टाफ काफी कंफर्टेबल फील करता है, पीपल विद अ नॉर्मल ग्रोथ पोटेंशियल. जहां पर हमको पता है कि वेयर द एक्सपेंशन इज परसीव्ड एज अ थ्रेटनिंग, तो पीपल प्रेफर द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी. स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में हमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि हम सेम प्रोडक्ट, सेम मार्केट एंड सेम लेवल ऑफ एफर्ट्स पे ध्यान देते थे. अगर इंप्रूवाइजेशन करना भी हो तो हम फंक्शनल लेवल पर इंप्रूव करते थे, बट कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल पर कुछ नहीं करते थे. जबकि इसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट स्ट्रेटेजी कौन सी हमारी सर? वो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी. Because it's concentrate about the new product, new market, and people completely diversified into the new businesses also, making an additional efforts also. The firm with a mammoth growth ambition always prefer to follow people what? Sir, growth and expansion strategy. Growth and expansion करने जाओगे तो additional investment भी लग जाता है, redefinition of business भी आता है, और हमको सबको पता है कि growth and expansion strategy is quite risky and stability strategy is less risky. तो दोनों काफी हद तक एक दूसरे से क्या है सर? अपोज कर रहा है. क्लियर हुआ? अब देखिए, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ये जो आंसर है ना, ये आप कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हो. पहले स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी का पैराग्राफ, उसके बाद ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लिख दीजिए तो भी चलेगा. स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन को कंसिस्टेंटली एक दूसरे के अपोज दिखाते जाइए तो भी चलेगा. सर, कैन वी मेक अ टी टाइप डिस्टिंक्शन एंड वी कैन राइट? यस, बिकॉज दे जस्ट से जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट that stability strategy is opposite to expansion strategy, which can be understood with a one common following distinction. Clear? Yes. देखिए, इन्होंने कंबाइन करके सिंप्लीफाइड कर दिया है. देखिए, स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी एज द नेम सजेस्ट आर इंटेंडेड टू सेफगार्ड द एग्जिस्टिंग व्हाट सर? इंटरेस्ट एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अ बिजनेस. इट इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजेशन परस्यूइंग एस्टैब्लिश्ड एंड टेस्टेड व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स. कॉम्बिनेशन ऑफ द चूजन पाथ, मेंटेनिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड सो ऑन. मैंने बताया नो चेंज इन द प्रोडक्ट. ऑब्वियसली जिस तरीके से अब तक हम लोग बिजनेस करते हुए आ रहे थे उसी को फॉलो करेंगे, कोई बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे. माइनर चेंजेस हो सकते हैं, और वो भी कौन से लेवल पर सर? एग्जैक्टली फंक्शनल लेवल पर. करेक्ट. देखिए, a stability strategy is pursued when the firm continues to serve in the same or similar market, deals with the same and similar product and services. Same product, same market, same level of effort. In stability strategy, few functional changes are made in the product and market. However, it is not do nothing strategy, but do what is required strategy. Yes sir. This strategy is typical for mature business organization.
Some small organizations also frequently use stability as strategic focuses to maintain the comfortable market or profit position. तो जिनको भी बिजनेस में भैया इतना है कि जो ग्रोथ हमने अटेंड कर लिया वो बहुत है, अभी इससे ज्यादा और कुछ ग्रोथ नहीं करना है, जितना चल रहा है बस उतना बिजनेस चले, हम जितना प्रॉफिट घर लेके जा रहे हैं बस उतना प्रॉफिटेबिलिटी हमारी कंसिस्टेंटली मेंटेन रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे बिजनेस में, हम मार्केट में होने वाले हर एक चेंजेस को रेगुलेट जरूर करेंगे, ध्यान जरूर रखेंगे, इनके ऊपर नजर जरूर रखेंगे, बट कोई एडिशनल एफर्ट करके नए बिजनेस, नए ब्रांचेस, इन सब के ऊपर हमारा कोई फोकस नहीं है। आगे, ऑन द अदर हैंड, फर्स्ट पैराग्राफ स्टेबिलिटी, सेकंड पैराग्राफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन लिख दीजिए, सिंपल। देखिए, expansion strategy is an aggressive strategy as it involves redefining the business by adding the scope of the business substantially, increasing the efforts on the current businesses। तो मैंने बताया न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट के ऊपर ध्यान देना है। In this sense, it becomes the opposite of stability strategy. Expansion is a promising and popular strategy that needs to be equated with what? Sir, dynamism होना चाहिए, vigor and promise, as well as it's full of success if appropriately implemented. Clear? Yes sir. Expansion also includes what? Sir, expansion तो बहुत तरीके से हो सकता था, हमने तो इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजीज में पढ़ा हुआ था, याद है कि नहीं है? यस सर। फिर हम लोगों ने इंटरनल के अंदर भी तीन चीजें पढ़ी थी, एक्सपेंशन थ्रू इंटेंसिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन। जब एक्सटर्नल स्ट्रेटेजीज यानी कि दूसरों के बिजनेस एक्विजिशन करके या तो उनके साथ मर्ज होकर एक्सपेंशन हो सकता था, तो वहां पर हमने पढ़ा था एक्सपेंशन थ्रू मर्जर्स, एक्सपेंशन थ्रू एक्विजिशन एंड एक्सपेंशन पीपल थ्रू स्ट्रेटेजिक अलायंस। याद आया क्या? यस सर, वही लिखा है। एक्सपेंशन इंक्लूड्स डाइवर्सिफाइंग, एक्वायरिंग एंड पीपल मर्जिंग द बिजनेस। दिस स्ट्रेटेजी may take enterprise along relatively unknown and risky path which is full of what? Sir, sometimes promises also and sometimes the pitfalls also. Do you agree with me? Yes. सर, इसमें अगर हमें वो आपने जो बताया कि रिस्की है, लेस रिस्की है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, नहीं चाहिए, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस है, नहीं है, क्या ये भी लिख सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्यों नहीं लिख सकते भैया? अप्रोप्रिएट डिस्टिंक्शंस आप प्रिपेयर कर सकते हो कि हाउ द एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी। क्लियर? डेफिनेटली सर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 5, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटेजी एवैल्यूएशन। देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग, चैप्टर नंबर 5 काफी बड़ा चैप्टर है और इसकी वेटेज भी अप्रोप्रिएटली थोड़ी सी ज्यादा ही रहेगी बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में। ये चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स को उन्होंने एक साथ कवर कर लिया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 5 को प्लीज ध्यान से और अच्छे से पढ़िए। इसके बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो कि एग्जाम में आने के चांसेस डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। लेट्स सी द चैप्टर नंबर 5 नाउ। York Investor, recognizing the importance of aligning its organizational elements with the strategic objectives, has strategically invested in training program। चलो, इनको समझ में आ गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम पे खर्चा किया इन्होंने, टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया हुआ एंड कम्युनिकेशन सिस्टम पे खर्चा किया हुआ, मतलब दे हैड मेड देयर सिस्टम्स वेरी फैंटास्टिकली बढ़िया। The company aims to enhance the skills and capabilities of its worker through comprehensive training initiative, यानी कि स्किल्स के ऊपर भी बहुत अच्छा फोकस्ड है और स्टाफ भी बेस्ट है क्योंकि कैपेबिलिटीज के थ्रू अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है, जिनकी जिसकी कैपेबिलिटीज। Simultaneously, York Investors leverages cutting edge technology, मतलब ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं, to streamline its operation and improve the overall efficiency. The investment in communication system ensure seamless collaboration and information flow across the various departments. Identify and explain the model used by the York investors to achieve its strategic objective. अब यहां पर आप ध्यान से सुनिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने टेक्नोलॉजी पर खर्चा किया, इन्होंने स्टाफ के ऊपर भी खर्चा किया, इन्होंने स्किल्स के ऊपर भी खर्चा किया हुआ है, इन्होंने भैया वैल्यूज जो है उसको भी एनहांस किया हुआ है, इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर कोलैबोरेशन तक सब कुछ बेस्ट किया हुआ है। तो ये चीज में हमें दो बातें याद आती है, सर कुछ एलिमेंट्स जो हार्ड एलिमेंट्स थे और कुछ एलिमेंट्स जो कि सॉफ्ट एलिमेंट्स थे, यानी कि मैकेंसिस 7S एलिमेंट्स। याद आया क्या? यस। तो ध्यान से अभी इनके आंसर को रेफर करेंगे क्योंकि स्टाफ स्किल्स सबके बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं, तो उसी को हमें आंसर का बेस बनाकर आंसर लिखना है। York Investor is employing McKinsey 7S model to achieve its strategic objective.
The model focuses on the 7 independent elements within an organization. They are categorized as what? Sir, hard as and the soft as. Do you agree with me? Yes. Hard elements, soft elements. Let's see people. First, हम सबको पता है 3 hard elements है. Yes. पहली चीज क्या है? सर स्ट्रेटेजी. अब इन्होंने स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ट बनाई? सर डेफिनेटली दे हैड इन्वेस्टेड डन इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम. हमने पढ़ा टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने अलाइन किया है विद द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव टू एनहांस द वर्कफोर्स स्किल्स एज वेल एज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ये क्या थी इनकी स्ट्रेटेजी एरिया. दूसरा सर ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन सा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर फॉलो करना है जिससे कि डिसीजन मेकिंग और अच्छी हो सके. The investment suggests a structural alignment to support the strategic what? Initiative indicating the deliberate organizational resources. तीसरा सर इन्होंने सिस्टम पे भी तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि भैया वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो वो बहुत एनहांस्ड कर लेंगे पीपल और साथ साथ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं. देखो the use of cutting edge technology and the communication systems reflects the commitment to optimize daily tasks and improving overall efficiency, addressing the system component of the model. तो हमें आपने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था ना पीपल, तब क्वेश्चन में ही हमने यहाँ पर देखते गए थे कि भैया इन्होंने बात कर दी थी कि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए अलाइनिंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट्स विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैज स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टेड इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड टेक्नोलॉजी. इन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ट की थी. तो हमें पता चल रहा है कि जितने भी हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स है उसी को हमें बाइफरकेट करके यहाँ पर आंसर लिखना है. आगे देखिए शेयर्ड वैल्यूज. द एम्फसाइज ऑन कॉम्प्रिहेंसिव व्हाट? सर ट्रेनिंग इन्होंने बताया था. यस. इनिशिएटिव इंडिकेट्स अ कमिटमेंट टुवर्ड्स द शेयर्ड वैल्यूज रिफ्लेक्टिंग द फोकस ऑन व्हाट? डेवलपिंग द स्किल्ड एज वेल एज द कैपेबल वर्कफोर्स. देन लीडरशिप की स्टाइल. यस सर. The style is implied people in the strategic decision to invest in what? Sir, technology and training of the workers, development and operational efficiency. आपके जितने पॉइंट्स है ना वो पॉइंट्स के अंदर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स है जो मेरे हार्ड एलिमेंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो सॉफ्ट एलिमेंट्स की तरफ है. इसमें से क्या मेरा स्टाइल था और क्या मेरे स्टाफ है. देखिए स्टाफ के लिए वापस उन्होंने वही चीज लिखी हुई है कि भाई वी हैड कमिटमेंट एंड एनहांसिंग द स्किल्स एंड द कैपेबिलिटीज दैट रिफ्लेक्ट्स द फोकस द टैलेंट पूल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. वेरी इंटरेस्टिंग वन. सर स्किल्स तो हमको समझ में आया 3 हमारे हार्ड एलिमेंट्स थे. स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स, शेयर्ड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स. ये हमारे सॉफ्ट एलिमेंट्स है. स्किल्स के लिए वापस वही चीज है. देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम डायरेक्टली एड्रेसिंग द पीपल डेवलपमेंट ऑफ द की स्किल्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर है? यस सर. नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग पीपल. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ मैकेंसीज के 7S मॉडल को ही रेफर किया हुआ है और अगर आप वो 7S मॉडल लिखोगे और उस क्वेश्चन में से जो जो पॉइंट्स है उसको आप एक एडिशनल पॉइंट के तौर पे लिखोगे कि हाउ इट इज अ स्ट्रेटेजी रिलेटेड, हाउ इट इज अ स्ट्रक्चर रिलेटेड, देन आल्सो द आंसर इज ओके. क्लियर? यस सर. चलिए कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन पीपल फ्रॉम आरटीवी. व्हाई इज चेंज मैनेजमेंट crucial during the digital transformation and what are the some key strategies of navigating the change effectively. तो देखो एक चीज तो हमें पता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत एसेंशियल है बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग पीपल टुवर्ड्स द डिजिटल एक्सेप्टेंस. एम आई राइट? यस या नो? सर डेफिनेटली यस. एंड साथ में कुछ स्ट्रेटेजीज हमें फॉलो करनी पड़ती है जब हम एक्चुअली चेंज को बहुत इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. तो वी ऑल नो दैट द पीपल डज नॉट लाइक इट्स व्हाट? सर चेंज. And what is my favorite statement? Change with the change before the change will change you. तो हमें चेंज तो लाना है, हमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो करनी है, लेकिन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के टाइम पर ना हमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए जिसमें पहली स्ट्रेटेजीज आती है पीपल इफेक्टिवली कम्युनिकेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव. आप ये चेंज क्यों लाना चाहते हो और इसके पीछे आपका मेन इंटेंशन क्या है? व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट टू फुलफिल बाय ब्रिंगिंग दिस, दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड. देखिए specify the digital transformations aims and objectives. Clearly defining the intended outcome and the objectives helps to ensure everyone is aligned and working towards what? Sir, same goal. So specify the digital transformations aims and objective. कि भाई हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग मिलकर ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अटेंड करना चाहते हैं भाई ये अटेंड करने के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एसेंशियल है. एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन विल हेल्प द एवरी मैनेजमेंट टू फुलफिल देयर ऑब्जेक्टिव्स ऑन द अदर साइड. करेक्ट? यस सर.
सेकंड, मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि चेंज पब्लिक तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आप उनको उसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करोगे. सो यू शुड ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज कम्युनिकेट. देखिए, regular and transparent communication is a crucial to help the people to understand the goals of the digital transformation and how this impact various stakeholders including the employees, clients and other parties. आप उनको बोलिए कि ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चाहिए. अगर आज सेबी आपको बोलता है कि भैया अगर हम चाहते हैं कि एक सेंट्रल केवाईसी क्रिएट हो जाएगी आपके नाम पर, तो हम आपको एक सेंट्रल केवाईसी का आईडी दे देंगे. आप जब कभी भी पूरे इंडिया में जो भी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आपको केवाईसी वापस सबमिट नहीं करनी, आप केवाईसी में अपना नंबर डाल दीजिए, हम केवाईसी ऑटोमेटिकली फैच कर लेंगे. तो ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बताओ तो सही कि क्यों हो रहा है. व्हाई इट इज सो एसेंशियल, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. So first thing you should remember, you should discuss the aims and objectives. Second very important concept that you should keep in your mind, that whenever you are bringing the change, do not make this change as a surprise to anybody. Yes, people don't like surprise also, and if it is a change then definitely they will not. तो you have to understand कि आपके दिमाग में ये कंसेप्ट बहुत सिंपल होना चाहिए कि इसके बाद जो इम्पैक्ट आएगी, जो हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं या तो फिर हम लोग कुछ भी मशीनरी चेंज कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन में कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ला रहे हैं, तो ये जो चेंजेस हुआ है उसका रीजन क्या है और उसके इम्पैक्ट क्या है, ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तीसरा, बी रेडी फॉर रेजिस्टेंस. बिकॉज आप कुछ भी अच्छा करो, you will always find the resistance that the people will generally say no to the change. तो रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा. आज अगर सिंपल सी चीज है, मुझे बताइए, गवर्नमेंट अगर कोई एक पॉलिसी लेकर आता है, कुछ लॉस चेंजेस करता है, क्यों दूसरे दिन उसके धरने पे लोग आते हैं? बिकॉज 110% एवरीबडी डज नॉट लाइक द चेंज. सो बी रेडी फॉर द रेजिस्टेंस पीपल. आपको रेडी होना ही पड़ेगा इसके लिए कि पब्लिक इसको अपोज करेगा, बट आपको उनको कम्युनिकेशन अच्छा करोगे तो रेजिस्टेंस एकदम कम से कम हो जाएगी. देखिए, change even if it is beneficial can be met with the people resistance. Having the strategy in the place to address the resistance is very important of overcoming the challenges and ensuring a smooth transition from non-digital to digital transformation. Do you agree with me? Yes sir. Implement the changes gradually. मैंने ये भी बात आपसे पहले ही जब मैं लेक्चर ले रहा था तब बताई थी. Let the changes should be introduced in a gradual form, one by one, step by step, phase by phased manner. जब चेंजेस स्लो एंड ग्रेजुअल हो गए तो एवरीबॉडी वुड प्रेफर टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि लोगों को प्रीवियस सिस्टम समझने के लिए जब तक आप टाइम नहीं दोगे तब तक सीधी बात है लोग नई चीजों को अडॉप्ट ही नहीं कर पाएंगे. आज जैसे एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजेस थे, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन जैसा चेंजेस था, एक बार हुआ, उसके बाद जब 2000 की नोट वापस मांगी गई, कोई बड़ी मगजमारी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि आपने जब पहली बार वो चीजें की थी, चेंज की, तो शायद से आपने बहुत रेजिस्टेंस फेस किया था. लेकिन जब आप वो चेंजेस फेस्ड मैनर में लेकर आते हो, दूसरी तीसरी बार लेकर आते हो, कुछ थोड़े थोड़े करके चेंजेस लेकर आते हो, तो वो हर कोई पर्सन के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है. देखिए, instead of making all the changes at once, the gradual implementation allows the individual to adopt to new changes or the new ways to doing the things without feeling overwhelmed by too much change simultaneously. छोटे छोटे चेंजेस लाइए, बट मेक श्योर दैट द चेंजेस शुड बी ग्रेजुअल. डू यू एग्री विथ मी? यस सर. ऑफर असिस्टेंस एंड व्हाट सर? ट्रेनिंग. मैं हमेशा कहता हूं चेंज लेकर आओ, लेट द पीपल शुड एक्सेप्ट द चेंज, बट पब्लिक का चेंज एक्सेप्ट नहीं करने का पीछे का सबसे पहला रीजन है पीपल कि भाई मुझे नहीं समझा कि चेंज क्या है. तो क्लियर हुआ? दैट फियर ऑफ गेटिंग फेल्ड व्हाइल लर्निंग द न्यू टेक्नोलॉजी जो है ना, वो उनके सबसे बड़ा डर होता है, जिसके लिए करके वो रेजिस्ट करते हैं टुवर्ड्स द चेंज. बट अगर मैं मेरे स्टाफ को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दूं, अगर मैं मेरे स्टाफ को सही तरीके से एकदम अच्छे से अच्छा मैनुअल उनके हाथ में दूं, तो जहां पर भी वो अटकेंगे मैनुअल देख ले, मैंने ट्रेनिंग दी हुई है, उस ट्रेनिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे, तो क्या चेंजेस इजीली अडॉप्ट हो सकते हैं? यस या नो? आंसर है यस सर. देखिए, provide support, guidance and training for employees is a very crucial as they navigate the new procedure, software implementation or application or other aspects of the digital transformation. In conclusion, meticulous planning and effective change management are vital for the successful completion of digital transformation project. जब भी आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना है तो याद रखिए चेंज मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. टीम को ना पहले इसलिए रेडी करिए कि चेंज आपको लाना है और सबके बीच में वो चेंज इतना ग्रेजुअली, इतना स्मूथ वे पे अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करते हुए, अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग देकर आए
कि let everyone should understand its aims and objective and get ready for the digital transformation. Am I very clear to all my dear chartered accountants? So here people, our discussion on RTP of May 2024 comes to an end. Thank you and all the best for your exams.